मंचस कांग्रेस के पुरोधा स्तंभ के रूप में हमेशा एक वजूद के साथ खड़े रहे हमारे परम सम्माननीय मेरे बड़े भाई श्री प्रमोद तिवारी साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिव और हम सब मेरी टिकट में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले मेरे बड़े भाई श्री विवेक बंसल साहब, मेरे भाई जुगनू जी, शशि जी, शंकर भैरवा जी, सीमा जी और आप सब मंच पे विराजमान मेरे भाइयों बहनों और सबसे ज्यादा परम आदरणीय मेरी माताएं जो सामने बैठी हैं, मेरे युवा साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगूंगी क्योंकि इस सभा में मुझे आने में विलम्ब हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं चुनाव लड़ रही हूँ और इस विधानसभा क्षेत्र में इतना प्रेम, इतना समर्थन, इतना ज्यादा सहयोग मिल रहा है कि हर जगह ऐसी सभाएं हो रही हैं और उस सभा को थोड़ा सा लंबा भी चलाना पड़ता है क्योंकि सब लोग आते हैं, सब एक दूसरे से संवाद करना चाहते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे और मुझे क्षमा करेंगे। और चूंकि ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेरे जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं उनको एहसास हो गया होगा कि एक जमाने में गढ़ कहा जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र ढहने की कगार पर, और वो इसलिए ढहेगा क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये चुनाव आप लड़ रहे हो, मेरे भाई लड़ रहे हैं, मेरी माताएं लड़ रही हैं और मेरे सब बुजुर्गार लड़ रहे हैं। सबका आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है मुझे। मैं मेरे दोनों वरिष्ठ नेताओं को बताना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ करारी शिकस्त हुई थी मेरे पिछले चुनाव में, तो सर मैंने ही पलायन की सोच ली, इसलिए सोचा था साथियों सुनो, आप युवा हो और आपका सबसे बड़ा समर्थन मुझे चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी आबादी इस देश की युवाओं की है। मैंने सोचा कि जब मैं इतनी बुरी मेरी हार हुई तो मैंने सोचा यहाँ पलटकर देखूंगी तो भी क्या फायदा होना है, समझो मेरी बात को, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीत ही सारे मायने रखती है। और जब मैं हारी तो मैंने सोचा कि शायद आपने मुझे दो कारणों से नकारा। पहला तो मुझे लगा कि शायद मेरा महिला होना मेरी हार का कारण हो गया या बुरी हार का कारण हुआ। हालांकि मैं चुनाव जिनके सामने लड़ रही थी उन्हें सौभाग्य ऐसा मिला कि बार बार आपने झोली भर के जनादेश दिया और उनको कद्दावर नेता बना दिया। लेकिन होता क्या है कि जब किसी को बहुत कुछ मिलता है तो वो दम के घोड़े पर सवार हो जाते हैं और 6 महीने में ही कलई खुलने लगी। जब करतारपुरा में महिलाओं ने गुहार लगाई कि शराब की दुकानें बंद करवाइए, तो एक महिला मुख्यमंत्री के राज में विस्मित थी कि भाई ऐसी क्या दुर्दशा हो गई कि 10-10 मीटर पे शराब की दुकानें खुल गई। भट्ट साहब यहाँ मौजूद है, वो गवाह है कि जब मैं वहां पहुंची तो मेरा विरोध हुआ क्योंकि आपके कद्दावर नेता को सुहा नहीं रहा था कि एक महिला आकर के जो बुरी तरह हारी है कैसे जनता के मुद्दे को उठाना चाहती है। लेकिन साथियों, ये जनता जनार्दन है, यदि उसकी सुनवाई नहीं होती है तो किसी का कद घटाने के लिए भी तैयार हो जाती है और जन नेता से उसे आम आदमी बनाने की भी वो रूपरेखा तैयार कर लेती है। दूसरे दिवस वही लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि वो नेताजी हमें नकार रहे, कह रहे हैं कि तुम्हारे 2500। ऐसी स्थिति और जगह भी उत्पन्न होने लगी। गोपालपुरा बाईपास ध्वस्त हुआ तो उन्होंने कहा तुम्हारे 700 वोटों से नहीं जीता, यहाँ से लाखों लोग जाएंगे तो जनता भी बहुत तैयार रहती है, वो भी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। नेताजी 700 के वोट आपको पड़ते हैं, लाखों लोग तो सांगानेर में वोट डालते हैं। आशिया ने हमारे उजड़े और नेता आप हमारे थे, आप हमारे बीच में नहीं पहुंचे। तो आपकी इस बहन ने आप सबके एक प्रतिनिधि की भूमिका निभाई और दीपावली तक अनशन करे, अमरण अनशन करे, लोगों के बीच में पहुंचकर आश्वासन दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपका मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है कि आज वो क्षेत्र जो कभी 10% भारतीय जनता पार्टी खाते में जाता था, वो खुली सड़कों पर मेरी मीटिंग्स कर रहे हैं मेरे टिकट मिलने से पहले और मुझे आश्वस्त कर रहे हैं। आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे माताओं बहनों ने पीली लुगड़ी उड़ाई, तो मेरे भाई बोले जीतेगी पीली लुगड़ी वाली। भाई समझते हो ना, भाई समझते हो ना पीली लुगड़ी का अर्थ? ये बहन का चुनाव है, ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये आपका मान सम्मान है। और जो अपने बहन के मान सम्मान की रक्षा करते हैं उनको इस समाज में सबसे बड़ी प्राथमिकता मिलती है, उन्हीं का सम्मान।
कोई किसी के लिए सम्मान पैदा नहीं कर सकता और ना कोई अर्जित कर सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मुझे शंका होने लगी थी कि पार्टी मुझ पर कहाँ गए बंसल साहब। बंसल साहब हमारे प्रभारी है, वो मुझे आश्वस्त करते थे कि भाई तुम अच्छी वक्ता हो, हमारी प्रवक्ता हो, हम चाहते हैं कि तुम चुनाव लड़ो, लेकिन दुविधा है कि तुम बहुत बड़े मार्जिन से हार गई। तो मैंने कहा सर मानती हूँ मैं ये बात, लेकिन मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मेरा निवेदन सुनिए। मैंने कहा मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मुझे आप अवसर देंगे तो मैं जीत करके दिखाऊंगी। अब ये आश्वासन मैं कैसे दे रही थी मेरे नेताओं को? आपके भरोसे पर, आप जनता के भरोसे पर। और वो जनता, वो मेरे अपने लोग जो मेरी हारने के 6 महीने बाद से एहसास हो गया था उनको कि हमने एक चूक कर दी। मैं भूल नहीं कहती, जनता कभी भूल नहीं करती है, चूक हो जाती है उनसे। और जब चूक हो जाती है तो अवसर आए तो उसे सुधार लेना चाहिए। इससे सुधार लेना चाहिए कि जब आयुष बहता है नाले में तो नेताजी कहते हैं मैं जयपुर में नहीं हूँ, सजातीय परिवार का बच्चा था, संपन्न परिवार का बच्चा था। जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? अमानिशा नाले में बहा। आज मुख्यमंत्री वहां जाकर दीपावली के दिन दीपक जला रही थी और आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी। उस दिन कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके वो कद्दावर विधायक जो वो बच्चा बह करके और मौत के कगार पर पहुंचा और मारा गया। सर मैं आपको बताती हूँ, अगले दिन रक्षाबंधन था, उसके माता पिता सड़क पर बैठे थे, एक संपन्न परिवार के लोग। तब उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप आइयो हमारे बीच में, हम जानते हैं हमारा बच्चा मर चुका है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने 90,000 वोट दिए वो कम से कम हमारे बीच में आकर हमारे बच्चे की लाश निकलवाने का प्रयास करता तो दिखे। इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है, आप मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ कर सकती हो तो इस कमिश्नर को फोन करो जो उन्हीं के बिरादरी का है और उससे कहो कि डॉग स्क्वाड लगा दे। मैंने कमिश्नर साहब को वहां से फोन किया। विपक्ष में होने के बावजूद हम जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारे प्रशासन भी हमारा सम्मान करता है, हमारे मान को रखने में कोई कमी नहीं रखता। लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि साहब इसमें इतनी लाशें हैं जानवरों की कि मैडम डॉग स्क्वाड लगाए कुछ भी लगाए वो तो अपने समय से निकलेगा। ये दुर्भाग्य इस विधानसभा क्षेत्र का जो राजधानी के हृदय में बसा हुआ है लेकिन सुरक्षित नहीं है किसी के लिए। रतन लाल सैनी जी के प्रकरण पर आज आपके कैबिनेट मंत्री जी जो निवर्तमान हो चुके हैं उन्होंने प्रेस वार्ता की। क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सभा इस मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हुई और वो डर गए, बौखला गए। तो कहते हैं कि साहब रतन लाल सैनी जी तो 1 साल से हॉस्पिटल में भर्ती थे। आप इस पे विश्वास करोगे? मुझे बताओ। 4 दिन पहले तक वो व्यक्ति निष्ठा के साथ अपने ऑटो रिक्शा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्हों को लगाकर पानी पिलाता था। वो समाज सेवी था और वो एक ऐसे अस्पताल में भर्ती हुए जहां पर प्रतिदिन लोगों का शोषण होता है, मरीजों को मारकर बाहर निकाला जाता है। उस व्यक्ति के बच्चों पर FIR दर्ज करवाकर और पीए की बैठक के दिन उन्हें जेल भिजवाने का काम आपके प्रतिनिधि ने किया, जिनको आपने झोली भर के वोट दिए। और आज प्रेस वार्ता करके वो फिर एक झूठ का संचार कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये तो 2 ऐसे उदाहरण है जिससे आपका उच्चाटन हुआ, आप उनके खिलाफ हुए। लेकिन सर ये खिलाफत नहीं है, ये नफरत है। और ये नफरत तब होती है कि जनता अपने आप को छला हुआ महसूस करती है। मैं जब माताओं बहनों के बीच में जाती हूँ तो मुझसे पूछती है तुम क्या करोगी, हम तो वोट देने की इच्छा ही नहीं रखते। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि भाई आपने झोली भर भर के दिए थे, अब एक बार मुझे अवसर दो। तो उनका एक ही प्रश्न होता है, क्या मेरी बेटियां, क्या हम सुरक्षित हो सकते हैं? क्योंकि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चेनें तोड़ी गई माताओं और बहनों की, घर से बाहर नहीं निकल सकती। एक मासूम बच्ची 8 वर्षीय है, जब गोपालपुरा बाईपास पे उसको अगवा करने का प्रयास किया गया, तब आप देखिए कि कैसे पुलिस और राजनेताओं के प्रश्रय में, उनके नेक्सस में जनता का शोषण होता है। उन्होंने मुझे फोन किया कि आप आइए, पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे। तो मैंने वहाँ के DCP को फोन किया तो कहते बच्ची झूठ बोल रही, 8 वर्ष की बच्ची झूठ बोल रही है। तब हम वहाँ पहुंचे और हमने जाकर के उसको SHO को कहा कि आप FIR दर्ज करिए और CCTV फुटेज निकलवाइए। और उस CCTV फुटेज पर मैं समाचार पत्रों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तुरंत उस चीज को कैप्चर किया और अगले दिन वो बच्ची उस मोटरसाइकिल सवार से बचकर भागती हुई दिखकर इतनी बहादुर बच्ची थी कि उसके हाथ से दूध की थैलियां नहीं छूटी। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मासूम बच्चों को भी झूठा करार दे दिया जाए
मौत पर भी राजनीति कीजिए और नेताजी कहे मैं तो कोलकाता था और आप सब साक्षी हो इस बात की, हम सब ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया बरकत नगर में। ये स्थितियां उस विधानसभा क्षेत्र की है जहां आंखें बंद करके आपने उनको बहुत बड़े पद देकर नवाजने का काम किया। अब साहब ये लड़ाई किसकी आप जानते हो ना, ये लड़ाई है भ्रष्टाचार और सदाचार की, ये लड़ाई है झूठ और सच्चाई की, ये लड़ाई है हम सब की, जनता की और उस राजनेता की जिसने भ्रष्टाचार को संस्थागत करके अपने पेट्रोल पंप पर शिक्षकों का शोषण किया। अब शिक्षकों को लूटने के बाद होना क्या चाहिए था कि मंत्रिमंडल रीशफल में उनको घर बैठाना चाहिए था, लेकिन उन्हें पुरस्कृत करके चिकित्सा विभाग दिया गया और प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था ठप कर दी गई। अब मैं कल जा रही थी कहीं चुनाव प्रचार में, तो कर्मचारियों के जो घर है वहां मैं गई, तो एक मेरा युवा साथी आया, बोला मैडम मैंने उस आदमी की उसको जूतियां पहनाई है, उसको सिर माथे रखा, लेकिन मेरी कैंसर पीड़ित माँ को ट्रांसफर के लिए उसे 5 लाख रुपए मांगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का घंटा समर्थक हूँ, आप कहीं भी जाओ तो एक बात जरूर बोलना। मैंने कहा बताओ भाई क्या बोलना है, कि डायन भी एक घर छोड़ती है, लेकिन इस आदमी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी लूटने में कहीं नहीं छोड़ा। तो आज ये सारी स्थितियां इसलिए नहीं कि आपका मेरे प्रति विश्वास हो गया है, इसलिए है कि आप उनको रिजेक्ट करना चाहते हैं जैसे मुझे रिजेक्ट किया था पिछली बार। अब मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि मुझे किसी के रिजेक्शन का वोट नहीं चाहिए, मुझे आपके विश्वास का मत चाहिए। वो विश्वास जो हमने विपक्ष के रूप में, एक सशक्त विपक्ष के रूप में इस राजधानी में, इस पूरे प्रदेश में, इस कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में दिखाया, हमने वो करके दिखाया जो पूरे भारत में इतिहास बन चुका है। हम चुनाव दर चुनाव हमारे 2014-13 के डिबेकल यानी कि हमारी जो स्थिति हुई थी उसके बाद जीतते गए। ये जनता क्यों जिताती है, जब आप विपक्ष के रूप में सजग होते हैं, सावचेत होते हैं, जनता की हित की लड़ाई लड़ते हैं। हम सड़कों पर कब उतरे, जब काला कानून आ रहा था कि साहब कोई भी किसी के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज करा सकता, इस्तेगासे नहीं हो सकती। हम तब सड़कों पर उतरे जब मुख्यमंत्री संसाधनों को लूटने की कवायद कर रही थी। हम सड़कों पर तब उतरे जब यहाँ के मंत्री लूट खसोट कर रहे थे, और हम सड़कों पर तब उतरे जब डेल्टा मेघवाल कांड हुआ और माननीय राहुल गांधी जी राजधानी में आए और उनके दबाव में सरकार ने कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोगों को मुगालते में रख करके चार्जशीट प्रस्तुत करवाई पुलिस से, ताकि उस नाबालिग दलित युवती के बलात्कारी और मौत के घाट उतारने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई सजा ना हो सके। तो ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो जाए कि सरकार खुद अपराधीकरण को प्रश्रय देती हो, जनता का राजनीतिकरण करती हो, कर्मचारियों का शोषण करती हो, और ये तो पहली सरकार है जिसने कर्मचारियों को दिए गए भत्ते वापस ले लिए। हमारे युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये कहते हैं हमने 15 लाख रोजगार दिए, एक अति उत्साही नेता कह गया 22 लाख दिए, और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे 44 लाख दिए। तो भाई हम तो प्रति वर्ष ब्लैक पेपर जारी करते थे, एक भी नेता की हिम्मत नहीं थी कि उसका खंडन कर सके, और आज फिर जुमले दावे नारे दिए जा रहे हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये चुनाव हमारे उस संघर्ष की जीत होगी जिसमें आप विचारधाराओं से ऊपर उठ करके, सिर्फ इसलिए कि राजनीति में शुचिता स्थापित हो सके, इससे कि राजनीति शुद्ध हो सके, पारदर्शी हो सके, जनहित में काम हो सके, महिलाएं सुरक्षित हो सके, इसके लिए आप चुनाव लड़ रहे हो। मेरा चुनाव आप लड़ रहे हो। लोग कह रहे हैं भाई कद्दावर के सामने लड़ रही हो, बाहुबली के सामने लड़ रही हो, धनबल के संपन्न व्यक्ति के सामने लड़ रही हो। तो हमने कहा साहब धन नहीं है हमारे पास, बाहुबल है हमारे पास। ये सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं। आप हम पर पत्थर डलवाइए हमारी सभाओं में, आप उल्टे सीधे नारे करवाइए, लेकिन जनता हिलती नहीं है वहां से। वो हमारा साथ देने के लिए चट्टान सी खड़ी है आज। और साथियों, आज मैं आपसे, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो चुनाव लड़ने वाला हो वो कोई संकल्प करके जाए, तो देखिए आपको कोई संकल्पों पे विश्वास तो होने वाला नहीं, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया और मिला आपको कुछ नहीं। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं आपकी सीवर, सड़क, नाली बना दी, ये तो मुझे करना ही है, नहीं तो मैं चुनाव लड़ क्यों रही हूँ। यदि मुझे विकास नहीं करवाना तो मुझे कालीचरण सर्राफ की तरह अपनी हित को साधने नहीं। मैं आपको 2 संकल्प करके जाऊंगी। एक संकल्प ये, यदि आप मुझे जिताएंगे तो आपके जनादेश का कभी भी निहित स्वार्थ साधने के लिए दुरुपयोग नहीं करूंगा। पहला संकल्प। और दूसरा संकल्प मेरा ये है कि आपका प्रतिनिधि आपके साथ हमेशा संवादरत रहेगा, मैं आपके बीच में हमेशा मौजूद रहूंगी, और जो हमारी मौजूदगी होगी उसमें आपको एहसास होगा कि आपके सारे वाजिब कामों को करवाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। ये पारदर्शिता होनी चाहिए।
मुझे इतना दुख होता है, मैं जाती हूँ तो माताएं बहनें कहती हैं हमें एक स्पीड ब्रेकर चाहिए, नेताजी कहते हैं मेरा काम नहीं है, सफाई मैं करवा नहीं सकता। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनके साथ कहते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर 5 लाख छोड़ जाओ और तुम हमारी पार्टी के हो तो 50,000 का कंसेशन दे देता हूँ। भाई ऐसे नेताओं को रिटायर कर दो, उम्र भी हो गई और 2 पुत्र हैं उनके। अब जो व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सके, जो व्यक्ति अपने परिजनों को संस्कार नहीं दे सके, वो व्यक्ति आपका संरक्षक, आपका पेट्रन कैसे हो सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कई बार माताएं बहनें और हमारे पूरे, मैं तो नहीं कह रही ना ये बात, मैं थोड़ी आक्षेप लगा रही हूँ, ये तो सच्चाई है, समाचार पत्रों में छपी है। हमारे मोहल्ले में हमने वोट दिया और हमारे आदमी का ट्रांसफर किया कि आप पैसे लाओ तो कैंसिल करेंगे। बिल्कुल, हमने वोट दिया, यहाँ उनको जिताया, उसके बाद में हमसे पैसे ले रहे हैं। देखिए मेरी आदत नहीं किसी पे आरोप लगाकर अपना हित साधना, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरा राजस्थान कह रहा है, पूरी विधानसभा में मुद्दा उठा। तो माताएं बहनें कह रही है कि भाई क्या करें, 2 बच्चे, नाम रख दिया विवेक और आशीष। अब ये तो कंस और शकुनी से नाम हो गए आज की दुनिया में, तो नेताजी ने ऐसा कर दिया क्योंकि नेताजी ने जिस विवेक से काम लिया है, अब आप आशीष दोगे क्या? तो मैं चाहती हूँ मेरी माताओं बहनों कि विवेक और आशीष जो आपके पुत्रों के नाम है, ये ऐसे शुद्ध नाम रहे, क्योंकि ये जो हमारी शब्दावली है उसमें इनका बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो ये कंस और शकुनी नहीं है। तो सफाई करिए, भ्रष्टाचार को मिटाइए, सच्चाई की लड़ाई में साथ दीजिए, और सदाचार का मामला है ये, सदाचरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने लोगों के साथ। तो ये लड़ाई आपकी है, मेरी नहीं है, ये आपका मान सम्मान है, और आपने मुझे चुनरी उड़ाई है, मेरी राखी भी आपको मैंने भेजी थी, कुछ लोगों को मिली है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ इनका बहुत बड़ा अर्थ है, और उस समाज के प्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वे सतत्रा फलाक्रिया। यानी जहाँ नारी की पूजा सम्मान होता है, जो इस प्रदेश में नहीं हो रहा, वहाँ पर देवता रमते, और जहाँ नहीं होता है वहाँ क्या होता है, राक्षसों का राज होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हवन कर रहे हैं राजनीति की शुद्धता का। तो हमें, राक्षस तो आ ही रहे हमारे बीच में, कई तरह के विघ्न डालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, अपने मंत्रों से, प्रेम से, अच्छी वाणी से उनको भगाना है, और इसमें आप मेरा योगदान दीजिए, मेरे साथ लगिए, मुझे सबल बनाने में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मालवीय नगर विधानसभा कलंकित हुआ है पिछले 5 वर्षों में, उस कलंक को मिटाना है, इसका बीड़ा आप सबके ऊपर है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, याचक हूँ आपके सामने। वोट मांगने वाला कुछ नहीं होता, अपने लोगों के बीच में याचक के रूप में होता है, और यदि आप मुझे जिताएंगे तो मैं उसके प्रतिफल में आपके अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है।